आज से हम साइंस के एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें लगभग तीनों साइंस मिला करके बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री मिला करके लगभग 2000 वन लाइनर क्वेश्चन का डिस्कशन इसमें करेंगे। जिसमें मेरा सबसे पहला जो टॉपिक है बायोलॉजी का, जिसमें महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चन है जो लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके आधार पर ये प्रश्न वन लाइनर टाइप का तैयार किया गया है जो सभी एग्जाम के लिए, जो वनडे एग्जाम होता है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारा बायोलॉजी का पहला सेट है और इसमें लगभग 500 क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविनियस ने किस वर्ष किया था। तो ये किस वर्ष किया था? तो 1801 में। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन सा किया था? तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन से भी क्वेश्चन निकल रहा है, पूछा जाएगा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया है? तो लैमार्क और ट्रेविनियस किया था। और वो किस ईस्वी में किया था? तो 1801 में किया था। तो देख रहे हैं क्वेश्चन में भी क्वेश्चन छिपा हुआ है, तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जीव विज्ञान में जो मधुमक्खी पालन के उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। तीसरा नंबर, फंगस यानी कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को बायोलॉजी में माइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कहते हैं। वहीं अगला है कीट। कीट के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीट के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीट के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीट के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। वहीं अगला है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहलाता है? पक्षी के अध्ययन है बायोलॉजी में क्या कहलाता है? तो ऑर्नियोथोलॉजी कहलाता है। पक्षी के अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्नियोथोलॉजी कहलाता है। फल के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये पोमोलॉजी कहलाता है। देखते हैं आप, इस प्रकार के क्वेश्चन है जो बायोलॉजी से कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे हम पहले कवर करते हैं। फलों के अध्ययन का क्या कहते हैं? तो पोमोलॉजी कहते हैं। पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अगला है शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी कहते हैं। अगला है कि रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहलाता है? तो सेरीकल्चर है। रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहलाता है? तो ये सेरीकल्चर कहलाता है। फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहते हैं। फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहते हैं। फूल के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। मछलियों के अध्ययन को क्या कहलाता है? तो इक्थियोलॉजी कहते हैं। मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इक्थियोलॉजी कहते हैं। मछली के अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। मछली को पालने का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पीसी कल्चर कहलाता है। ध्यान देंगे यहाँ पर मछलियों के अध्ययन क्या कहलाता है? तो इक्थियोलॉजी। वहीं मछली को पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? वो पीसी कल्चर कहलाता है। जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं सोरोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान में छिपकली के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सोरोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। आइए नेक्स्ट। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूह में विभाजित किया गया था? तो दो समूह में पहला क्या था? समूह था। पहला क्या था? जंतु समूह और दूसरा क्या था? वनस्पति समूह। पहला क्या था? जंतु समूह और दूसरा क्या था? वनस्पति समूह। अरस्तु के द्वारा समस्त जीवों को कितने समूह में विभाजित किया गया था? तो दो समूह में विभाजित किया गया था। पहला था जंतु समूह, दूसरा था वनस्पति समूह। चलिए नेक्स्ट देखिए। सिस्टिमा नेचुरे नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये कौन लिखा है? कैरोलस लिनियस के द्वारा सिस्टिमा नेचुरे नामक पुस्तक लिखा गया है। सिस्टिमा नेचुरे पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखा गया है। अगला ये देखिए, कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों को कितने जगत में विभाजित किया था? तो इन्होंने भी दो जगत में विभाजित किया था, जंतु जगत और पादप जगत। कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों को कितने जगत में विभाजित किया था? तो दो जगत में, जंतु जगत और पादप जगत। दो जगत में विभाजित किया गया था। किनके द्वारा? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा। पहला था जंतु जगत और दूसरा था पादप जगत। चलिए नेक्स्ट देखिए। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। आइए अगला। सर्वप्रथम जीवों के द्विनाम पद्धति को किसने शुरू किया था? तो लिनियस ने। सर्वप्रथम जीवों के द्विनाम पद्धति को किसने शुरू किया था? तो लिनियस ने। सर्वप्रथम जीवों के द्विनाम पद्धति को किसने शुरू किया था? तो कैरोलस लिनियस ने शुरू किया था। सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में जीवों को 5 जगत प्रणाली में किसने वर्गीकृत किया था? तो व्हिटेकर। देखिए, जो जीवों के 5 वर्गीकरण है उसको कौन बांटा था? तो व्हिटेकर के द्वारा बांटा गया था। 5 जगत, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु।
सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में जीवों को 5 जगत प्रणाली में किसने वर्गीकृत किया था? तो व्हिटेकर के द्वारा किया गया था। 5 जगत में कौन कौन है? तो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, पादप है, कवक है एवं जंतु है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। सभी प्रोकैरियोटिक जीवों के किसके अंतर्गत रखा गया है? तो मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस। होमोसेपियंस है जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मटर का वैज्ञानिक नाम है पीसम सैटिवम। पीसम सैटिवम है जो मटर का वैज्ञानिक नाम है। पीसम सैटिवम मटर का वैज्ञानिक नाम है। चलिए नेक्स्ट, चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो चना का वैज्ञानिक नाम है सीसर एरिटिनम। सीसर एरिटिनम है जो चना का वैज्ञानिक नाम है। सीसर एरिटिनम है जो चना का वैज्ञानिक नाम है। वहीं मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तराना टिग्रीना है जो मेढक का वैज्ञानिक नाम है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तराना टिग्रीना है। अगला ये कह रहा है कि बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बिल्ली का जो वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका है जो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है क्या है? कैनिस फैमिलियरिस। फैमिलियरिस। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैलेडियमिस। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका है जो आम का वैज्ञानिक नाम है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मुस्का डोमेस्टिका। मुस्का डोमेस्टिका है जो मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मुस्का डोमेस्टिका है जो मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सरसों का जो वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका ब्रासिका कैम्प्रिस्ट। ब्रासिका कैम्प्रेस्टिक्स ये जो है सरसों का वैज्ञानिक नाम है। वहीं गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? द ट्रेटिकम एविस्टम। ट्रेटिकम एस्विस्टम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रेटिकम एस्टिवम। ट्रेटिकम एस्टिवम है जो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। आगे आइए, कह रहा है कि धान का वैज्ञानिक क्या नाम क्या है? तो धान का वैज्ञानिक नाम है ओरिजा सटिवा। ओरिजा सटिवा है जो धान का वैज्ञानिक नाम मतलब वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। तो ऊपर है जो हम द्विनाम पद्धति के जो उदाहरण है उसको देखे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32। द्विनाम पद्धति में पहला शब्द किसका पहचान बताया जाता है? तो पहला शब्द है जो वंश के बारे में बताया जाता है। वहीं द्विनाम पद्धति में दूसरा शब्द है जो किसके बारे में बताया जाता है? तो जाति के बारे में बताया जाता है। पहला किसके बारे में बताया जाता है? तो वंश के बारे में। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस। तो होमो क्या है? तो होमो है वंश। सेपियंस क्या है? तो जाति है। होमो क्या है? वंश का नाम है। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस, तो उसमें होमो पहला क्या है? तो वंश का नाम है। दूसरा क्या है? सेपियंस। तो सेपियंस जाति का नाम है। तो द्विनाम पद्धति में पहला नाम होता है वंश का, दूसरा नाम होता है जाति का। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोशिका विज्ञान में जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का नामकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? पुरकिंजे के द्वारा जीव द्रव्य का नामकरण किया गया था। जीवन का भौतिक आधार किसको कहा जाता है? तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीवन का भौतिक आधार किसको कहा जाता है? तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य। जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कोशिका द्रव्य, दूसरा है केंद्रक द्रव्य। जीव द्रव्य में सबसे अधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये ऑक्सीजन पाया जाता है। जीव द्रव्य में लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो 80% भाग है जो लगभग जल का होता है। जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो सेल होती है, कोशिका होती है। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो सेल कहलाती है, कोशिका कहलाती है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कोशिका शब्द का प्रयोग है जो सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था ये? तो ये 1665 में किया गया था। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ये कब किया गया था? तो 1665 में किया गया था। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे जो छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्म की होती है। सबसे जो छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्म गैलिस्पिस्टिमा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की है जो सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? किसकी होती है? तो तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम है उसकी सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो तंत्रिका तंत्र की होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। कब किया गया था? 1838 से लेकर के 39 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत के बारे में
प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा ये किया गया था। कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे हुई है? तो कोशिका से हुई है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति है जो किससे हुई है? तो कोशिका से हुई है। इसीलिए कोशिका को सबसे छोटा सेल वॉल माना गया है। कोशिका सेल कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका है, जो दो प्रकार की कोशिका होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका। किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक होती है? तो यूकैरियोटिक कोशिका है जिसमें केंद्रक होता है। यानी कि देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका है जो कम विकसित होता है और यूकैरियोटिक कोशिका है जो अत्यधिक मात्रा में विकसित होता है, इसमें केंद्रक होता है। किस प्रकार की कोशिका प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना होता है। पूछ रहा किस प्रकार की कोशिका है जो प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है जो प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। किस प्रकार की कोशिका सेल्यूलोज की बनी होती है? तो यूकैरियोटिक कोशिका है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। किस प्रकार की कोशिका है जो सेल्यूलोज की बनी होती है? तो यूकैरियोटिक कोशिका है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है जो अनुपस्थित होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। किसमें? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में। किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है? तो यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें उपस्थित होता है? तो यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक में उपस्थित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 54 नंबर क्या कह रहा है कि किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम है जो अनुपस्थित होता है। वही पूछ रहा अगला कि किसमें उपस्थित होता है लाइसोसोम? तो लाइसोसोम है जो यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। लाइसोसोम को ही हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो लाइसोसोम किसमें उपस्थित होता है? तो उपस्थित होता है यूकैरियोटिक में उपस्थित होगा। आप ऐसे याद रखेंगे कि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक में क्या है? लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। इसमें लाइसोसोम है जो नहीं होता है। किसमें? तो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। किस प्रकार की कोशिका में डीएनए एकल सूत्र के रूप में मौजूद होती है? तो प्रोकैरियोटिक में डीएनए एकल सूत्र के रूप में मौजूद होती हैं। वही दोहरे सूत्र के रूप में डीएनए यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। एकल यानी कि सिंगल मतलब कि एकल सिंगल स्टैंडर्ड किसमें होता है? तो प्रोकैरियोटिक में सिंगल स्टैंडर्ड होता है डीएनए का। और डबल स्टैंडर्ड किसमें होता है? तो यूकैरियोटिक में डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड होता है यूकैरियोटिक में होता है। आइए 58 प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा। प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन होता है। वहीं यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, क्योंकि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। इसी की वजह से यहाँ पर श्वसन है जो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता है, जिसकी वजह से श्वसन है जो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा संपादित होता है। चलिए 60 नंबर देखिए, लिंग प्रजनन क्षमता किस प्रकार की कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक में लिंग प्रजनन क्षमता है जो नहीं पाया जाता है। लिंग प्रजनन क्षमता किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक में ये पाया जाता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति सेल वॉल किस चीज की बनी होती है? तो ये पेप्टोग्लाइकेन के बने होते हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति सेल वॉल किस चीज का बना होता है? तो पेप्टोग्लाइकेन के जीवाणु की सेल वॉल है जो बना होता है। तारक का सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी जो केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ये की गई थी, कौन किया था? इसका खोज है जो किया था बोबरी के द्वारा तारक का सेंट्रोसोम की खोज किया गया था। बोबरे के द्वारा किया गया था खोज। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि पादप कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की थी? ये रॉबिन्सन एवं ब्राउन्स ने किया था। पादप कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की थी? रॉबिन्सन एवं ब्राउन्सन के द्वारा 1953 ईस्वी में किया गया था। पादप कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की थी? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने की थी, 1953 में किया था। जंतु कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की है? जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज सर्वप्रथम किसने की है? तो जीई पैलड के द्वारा 1955 में जंतु कोशिका में सबसे पहले राइबोसोम की खोज किया था। राइबोसोम किस चीज का बना होता है? तो ये आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम किस चीज का बना होता है? आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए का पूरा नाम होता है। वही डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए आरएनए ये हमें बायोलॉजी में पढ़ना है। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड,
आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो अल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया गया था। ये कब किया गया था? तो 1886 में किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था अल्टमैन के द्वारा 1886 में। किसने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था? देखिए यहाँ पर पूछ रहा है नामकरण कौन किया था? ये किया गया था बेंडे के द्वारा। बेंडा के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया गया था। बेंडा के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया गया था। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ईंधन कहते हैं। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। गोल्जी काय की खोज किसने की थी? ये की थी किसके द्वारा किया गया था? गोल्जी काय की खोज किसके द्वारा किया गया था? कैमिले गोल्जी के द्वारा गोल्जी काय का खोज किया गया था और इन्हीं के नाम पर गोल्जी काय रख दिया गया था क्योंकि इनका नाम था कैमिले गोल्जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन किसे कहा जाता है? तो गोल्जी काय को यातायात प्रबंधन यानी कि ट्रैफिक मैनेजमेंट किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है गोल्जी काय को। नेक्स्ट देखिए, लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो डी डुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज किया गया था। लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो डी डुबे के द्वारा। बाहरी पदार्थ का भक्षण व पाचन करने के लिए लाइसोसोम में कितने प्रकार की एंजाइम पाया जाता है? ये 24 प्रकार का एंजाइम है जो पाया जाता है। बाहरी पदार्थ का भक्षण व पाचन करने के लिए लाइसोसोम में कितने प्रकार का एंजाइम पाया जाता है? तो 24 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो ये लाइसोसोम को कहा जाता है। स्तनधारियों के लाल रंग कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों के लाल रक्त कोश कणिकाओं में यानी कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लवक किस में पाए जाते हैं? सिर्फ पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। लवक किस में पाया जाता है? तो सिर्फ जो पादप कोशिका होता है उसमें लवक पाया जाता है। लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक का रंग क्या होता है? तो हरित लवक का रंग हरा होता है। अवर्णी लवक का रंग क्या होता है? तो ये रंगहीन होता है। अवर्णी लवक का रंग क्या होता है? तो ये रंगहीन होता है। वर्णी लवक का रंग क्या होता है? तो ये रंगीन होता है, मुख्य रूप से लाल, पीले एवं नारंगी कलर का। वर्णी लवक का रंग क्या होता है? तो ये रंगीन होता है, मुख्य रूप से लाल, पीले एवं नारंगी। किसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है? हरित लवक के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। किसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है? ये हरित लवक। पौधे किसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती हैं? तो क्लोरोफिल उपस्थित होता है पत्ता में, इसके वजह से ये क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है जो पूर्ण करती है। किसके वजह से? तो क्लोरोफिल की वजह से। किससे पादप कोशिका का रसोई कहा जाता है? तो हरित लवक को यानी कि क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। पत्ती का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण पत्ती का रंग है जो पीला हो जाता है। और बसंत ऋतु में आप देखते हैं कि पत्ती का रंग पीला होकर के वो नीचे गिर जाता है। तो क्या करता है? वो जल को एक तरह से एब्जॉर्ब करने के लिए पत्ता है जो समय समय पर नीचे गिरता रहता है ताकि जल का संरक्षण किया जा सके। चलिए नेक्स्ट देखिए, पौधे अपने भोजन का संग्रह कहाँ करते हैं? तो जड़ या भूमिगत तनों में। पौधे अपना भोजन का संग्रह कहाँ करते हैं? तो जड़ या भूमिगत जो तना होता है वहां पर भोजन का संग्रह करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए 91, वर्णी लवक पौधे में किस भाग में पाए जाते हैं? फूल, फल भीति, बीज आदि के रूप में वर्णी लवक पाए जाते हैं। वर्णी लवक पौधे किस भाग में पाए जाते हैं? तो फूल में, फल भीति में, बीज में इस समय है जो वर्णी लवक पाए जाते हैं। टमाटर
हरा से पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण टमाटर है जो हरा से पीला हो जाता है या लाल हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि टमाटर अब पक गया है। गाजर किसके उपस्थिति के कारण लाल या नारंगी होता है? तो कैरोटीन के कारण गाजर है जो लाल या नारंगी हो जाता है। चुकंदर का गाढ़ा लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बीटानिन के कारण चुकंदर का जो गाढ़ा लाल रंग का हो जाता है बीटानिन के कारण। कोशिका के सबसे प्रमुख अंग कौन सा होता है? ये होता है केंद्रक। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा होता है? ये क्या होता है? केंद्रक होता है। आइए 96 नंबर, केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ के जाल को क्या कहते हैं? तो कहते हैं क्रोमेटिन। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ के जाल को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं क्रोमेटिन कहा जाता है। क्रोमेटिन किस चीज का बना होता है? ये बना होता है प्रोटीन एवं डीएनए से बना होता है। क्रोमेटिन किस पदार्थ का बना होता है? तो ये प्रोटीन एवं डीएनए से बना होता है। मानव में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है, तो जिसे 23 जोड़ा या 46 संख्या में कहा जाए तो 46, या जोड़ा में कहा जाए तो 23 जोड़ा पाया जाता है। गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाएगा? अगर नंबर में पूछा जाएगा तो 46, अगर जोड़ा में पूछा जाएगा तो ये 23 जोड़ा होता है। चिंपांजी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 24 जोड़ा या 48 होता है। जोड़ा में पूछा जाए तो 24 और संख्या में 48 होता है चिंपांजी में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या। चलिए नेक्स्ट देखिए, बंदर में गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है? तो 21 जोड़ा या 42 नंबर में कहा जाए तो। इसमें बंदर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 21 जोड़ा या 42। वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? तो गुणसूत्र को, यानी कि अपने जो पैतृक जो गुण होता है, यानी कि पिता से बच्चे में गुण आता है, तो किसके माध्यम से आता है? तो गुणसूत्र के माध्यम से, यानी कि डीएनए के माध्यम से आता है। आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? तो केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए में मौजूद 4 क्षार बेस कौन सी होती है? देखिए डीएनए में 4 बेस होता है, यानी कि क्षार होता है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। डीएनए जिसे डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, इसमें 4 बेस पाए जाते हैं, यानी क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये 4 प्रकार के बेस है जो पाया जाता है। डीएनए में एडेनिन सदैव किसके साथ जुड़ा होता है? तो ये थाइमिन के साथ जुड़ा होता है। डीएनए में जो एडेनिन होता है जो सदैव किसके साथ जुड़ा होता है? तो थाइमिन के साथ जुड़ा होता है। डीएनए में साइटोसिन सदैव किससे जुड़ा होता है? तो गुआनिन से जुड़ा होता है। डीएनए में साइटोनिन है जो सदैव किसके साथ जुड़ा होता है? तो ये गुआनिन के साथ जुड़ा होता है। डीएनए में डबल हेलिक्स मॉडल का प्रतिपादन किसने के द्वारा किया गया था? ये किया गया था जेडी वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। डीएनए में जो डबल हेलिक्स मॉडल है उसका प्रतिपादन किया गया था 1953 में। इसी की वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इन दोनों को। चलिए नेक्स्ट देखिए, आरएनए कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की आरएनए होता है, आर आरएनए, टी आरएनए, एम आरएनए। आर से होता है आर आरएनए, टी आरएनए और एम आरएनए। ये आरएनए के 3 प्रकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, राइबोसोम पर बने प्रोटीन के अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये ट्रांसलेशन कहते हैं। राइबोसोम पर बने प्रोटीन के अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये ट्रांसलेशन कहते हैं। आरएनए में कौन सा क्षार पाया जाता है? तो यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में कौन सा क्षार पाया जाता है? तो यूरेसिल पाया जाता है। किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो सेल वॉल किसमें नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ये सिर्फ पाया जाता है जो पादप कोशिका होता है उसमें सेल वॉल पाया जाता है। पादप कोशिका का आकार होता है आयताकार होता है। पादप कोशिका का आकार होता है आयताकार होता है। जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। जंतु कोशिका का आकार होता है जो वृत्ताकार होता है। किसकी कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है? ये पादप कोशिका में सेल वॉल है जो पाया जाता है, जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। किसकी कोशिका में लवक पाया जाता है? तो ये पादप कोशिका में है जो लवक पाया जाता है। किसकी कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में लवक है जो नहीं पाया जाता है। किसकी कोशिका में तारककाय सेंट्रोसोम पाया जाता है? तो ये पादप कोशिका में सेंट्रोसोम है, तारककाय है जो पाया जाता है। किसकी कोशिका में तारककाय नहीं पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में तारककाय बिल्कुल नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसके द्वारा देखा गया था? विरचाउ ने 1855 में कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम देखा था। कौन देखा था? विरचाउ ने 1855 में। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन है। कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 फेज होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन किसमें होता है? तो असूत्री विभाजन है जो जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट
अमीबा तथा प्रोटोजोआ में ये असूत्री विभाजन होता है। वहीं समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो कायिक कोशिका में, सोमैटिक सेल में समसूत्री विभाजन होता है। अब समसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो वाल्थेर फ्लेमिंग है जो समसूत्री विभाजन को सबसे पहले देखा था। और समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो कायिक कोशिका में। और इसको सबसे पहले कौन देखा था? तो वाल्थेर फ्लेमिंग देखा था 1879 में। अर्धसूत्री विभाजन की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? बेंजामिन ने अर्धसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम खोज किया था। अर्धसूत्री विभाजन सर्वप्रथम किसने खोज किया था? तो बेंजामिन ने किया था। अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? तो जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन है जो हर समय कहाँ मिलता है? अर्धसूत्री विभाजन कहाँ देखने को मिलता है? तो जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका में कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो समसूत्री में विभाजन कोशिका का बराबर कोशिका का विभाजन होता है, यानी कि दो कोशिका का विभाजन है जो समसूत्री में देखने को मिलता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका में कितनी कोशिका का निर्माण होता है? तो 4। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका में कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैव विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास के बारे में बताया था। जैव विकास के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास के बारे में बताया था। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग है? तो लगभग 100 अवशेषी अंग है। देखिए, अवशेषी अंग का अर्थ होता है कि पहले के जो मानव जाति था उसमें वो अंग मौजूद था, लेकिन वर्तमान मानव जाति में वो मौजूद नहीं है और इससे मानव जाति को कोई तकलीफ भी नहीं होता है और वर्तमान में इसका कोई उपयोग भी नहीं है। जैसे हमारा बाल हो गया, नाखून हो गया, अभी तत्काल इसका कोई उपयोग भी नहीं है और हमें कोई इससे ज़्यादा तकलीफ भी नहीं है। तो इस प्रकार से जो अवशेषीय अंग होता है वर्तमान में मनुष्य के शरीर में कितना है? ये 100 है। अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जोहान मेंडल को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग करने के लिए मेंडल ने सर्वप्रथम किसका इस्तेमाल किया था? तो मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डब्ल्यू वाटसन ने जेनेटिक्स का प्रयोग का सबसे पहले प्रयोग है कब किए थे? 1905 में। किसके द्वारा? डब्ल्यू वाटसन के द्वारा। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जोहानसन है जो 1909 में जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। जीन शब्द का प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली जीवधारियों के लक्षण को क्या कहते हैं? ये कहते हैं फिनोटाइप। प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली जीवधारियों के लक्षण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फिनोटाइप। मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या 6 होती है। मटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 14 होती है। मटर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 14 होता है। घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 12 होता है। टमाटर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ये 24 होता है। मेढक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 26 होता है। मेढक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 26 होता है। बिल्ली में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ये 38 होता है। आलू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ये 48 होता है। आलू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 48 होता है। तंबाकू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 48 होता है। प्याज में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ये 16 होता है। चूहा में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 40 होता है। घोड़ा में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ये 64 होता है। कुत्ता में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 78 होता है। नेक्स्ट देखिए, कबूतर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 80 होता है। वही क्या चाहिए अगला है, देखिए 147 कह रहा है कि टेरेडोकाइट्स में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ये 1300 से लेकर के 1600 गुणसूत्र होता है। किसमें? टेरेडोकाइट्स में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ये होता है 1300 से लेकर के 1600 तक। गुणसूत्र क्रोमोसोम का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? डब्ल्यू वाल्टियर के द्वारा गुणसूत्र का नामकरण किया गया था। गुणसूत्र का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? डब्ल्यू वाल्टियर के द्वारा गुणसूत्र का नामकरण किया गया था। गुणसूत्र में पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जीनोम। गुणसूत्र में पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसे जीनोम कहते हैं। एस बेंजर द्वारा जीन के कार्य करने की इकाई को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सिस्ट्रॉन। एस बेंजर द्वारा जीन के कार्य करने की इकाई को क्या कहा जाता है? तो ये सिस्ट्रॉन कहा जाता है। डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ये किसके द्वारा किया गया था? तो आर्थर कार्नबर्ग के द्वारा डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की गई थी। तो इस प्रकार से आज 151 तक रखते हैं। ये बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है इसमें 500 है। आगे फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और टोटल साइंस का क्वेश्चन है जो लगभग 2000 के आसपास में है, जिसे हम पार्ट बाय पार्ट पूरा करेंगे। ये साइंस का सीरीज
तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।